नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली जो आधी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी आधी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलती है। कार कुल कितनी दूरी चली? तो हमें दोस्तों डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें हमें किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चाल दी गई है। तो यहाँ पे हमें दो चाल दी गई है आधी आधी दूरी की। जैसे कि दोस्तों, ये यहाँ से ए से बी कोई रास्ता है ना, कोई दूरी है। तो यहाँ आधी दूरी तक तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और आधी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें औसत निकाल लेना है। औसत निकालने से क्या होगा, औसत निकालने से हमें क्या है, हम फिर दूरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल निकालने के लिए याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम औसत चाल निकालते हैं तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं। एक फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि x की जगह हम 30 किलोमीटर रख देंगे और y की जगह हम 25 किलोमीटर रख देंगे। तो 2 गुणित 30 इंटू 25 अपॉन 30 प्लस 25। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 और यहाँ पे हम काट देते हैं, हम 5 6 का 30, 5 पंचे 25 और 5 ये 11 बार में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 300/11। तो ये तो आ गया दोस्तों हमारा औसत चाल। तो अब हमारे पास क्या है, चाल आ गई है। तो हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। तो चाल तो हमारे पास आ गई है, क्या आ गई है हमारे पास 300/11 और हमारे पास जो समय है वो समय हमारे पास क्या है, हमारे पास 11 घंटे। तो हम इससे गुणा कर देते हैं, 11 से 11 कट गया तो हमारे पास जो आया वो है 300 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 300 किलोमीटर, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि कितनी है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें मूलधन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है, हमें 328 रुपये दिया गया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। हम इनको दर से, हम जो दर दिया गया है, जो रेट दिया गया है, उसी से हम पूरा इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो 5% है, ये जो 5% है, ये अपने आप में 5/प्रतिशत क्या है, अपने आप में बटे में 100 है। तो हम इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। तो ये 1/20 आपका भिन्न आपका आ गया। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो 20 है हम इसको मूलधन मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम P बराबर क्या है 20 मान लेते हैं मूलधन, और मिश्र धन क्या मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसको हम ब्याज मान लेते हैं, और 20 और 1 21 मान लेते हैं यहाँ पे मिश्र धन। यहाँ पे मैं मूलधन को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मिश्र धन को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों, ये तो हो गया आपका पहले साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए भी आपका सेम हो जाएगा दोस्तों, ये भी 20 से 21 हो जाएगा, है ना दोस्तों, समझ आ रहा है आपको?
मैंने यहाँ पे पहले साल के लिए 20 से 21 कर दिया मूलधन को मिश्र धन में। फिर दूसरे साल के लिए भी मैं 20 से 21 कर दिया। पहले साल में क्या हुआ, 20 मूलधन माने, फिर दूसरे साल में हम 21 मिश्र धन माने। उसी प्रकार हम दूसरे साल में भी सेम हम वही अंक माने हम। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। 20 इंटू 20 हो गया हमारा 400 और 21 इंटू 21 हो गया हमारा 441। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो ब्याज होता है वो मिश्र धन और मूलधन का ही अंतर होता है। तो हम ब्याज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ब्याज का रेशियो, यहाँ पे ब्याज का जो रेशियो आ रहा है वो हमारा आ रहा है वो 41 आ रहा है अंतर। और हम इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दिया गया है ओरिजिनल ब्याज, तो हम इसके बराबर कर देते हैं 328। तो एक बराबर हो जाएगा, ये 8 बार में चले जाएगा 41 से ये 8 बार में चला जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा 8 का रेशियो आ गया। और यहाँ पे कितना का रेशियो है, मूलधन 400 का रेशियो है। तो 400 इंटू हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो हमारा सिंपली सा हमारा मूलधन आ जाएगा 8 चौके 3200। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। जो रेडियो का अंकित मूल्य है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। 480 रुपया है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें MRP दी गई है, यानी कि हमारे पास मार्क प्राइस जो दिए गई है वो है 480 रुपया। ठीक है दोस्तों। अब हमें बोला जा रहा है कि 10% छूट दिया जा रहा है। तो जब भी छूट की बात आए तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो 10% की अगर छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 90% निकाल लेते हैं। 100 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि छूट जब 10% है तो हम यहाँ पे 90% निकाल के हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है हमारा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारा जो है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये मैं सिंपली सा इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल आया आपका 7 और 9 चौके 36 और 7 हो जाएगा हमारा 43। यहाँ पे तो हमारा 432 यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, अब बोला जा रहा है कि अगर यह 8% लाभ कमाता है, अब चूंकि यहाँ पे 8% लाभ भी कमा रहा है, तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी गई है 432 रुपये। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो ये 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100 है ना। तो ये हुआ आपका 25 से 27 हुआ, 25 से क्या हुआ 27 हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस 25 थी, रेशियो माने हम, तो ये 25 से क्या हुआ 27 हुआ, है ना दोस्तों। 25 से यह 27 हुआ। ठीक है दोस्तों। तो इस 27 को हम किसके बराबर कर देंगे, हम 432 के बराबर कर देंगे। तो ये 27 से कम 27 और ये बचा आपका 16 162। तो ये 27 से का, तो ये 16 बार में चला जाएगा। तो इस 16 को हम इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आ जाएगा 25 6 का 150
का 0 हासिल है 15, और 25 से कम 25, और 25 और 15 40। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कोस्ट प्राइस भी आ गए। मैंने कोस्ट प्राइस कैसे निकाला आपको लोगों को समझ में आ गया ना दोस्तों। यहाँ पे मैं 8% को क्या माना हूँ, 2/25 से मैं भिन्न में बदल दिया हूँ 2/25 को। फिर मैं यहाँ पे 25 इसको क्रय मूल्य मान लिया नीचे का, और इसको 25 और 2 27 इसका सेलिंग प्राइस। तो मैं इस यहाँ पे सिंपली से क्या किया, यहाँ पे कि 27 को 432 के बराबर कर दिया, 27 रेशियो को। इस प्रकार से हमारा एक रेशियो आ गया 16, और 16 को मैंने इससे 25 से यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है उससे गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से मेरे पास जो आ गया है वो 400 रुपया मेरा आ गया है सेलिंग प्राइस। तो अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हमें तो अगर छूट न दी जाए तो हमारा लाभ प्रतिशत हो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम छूट नहीं देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 80 यहाँ पे हमारा अंतर आ रहा है। और जब भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो नीचे हम से कोस्ट प्राइस को ही हम लिखते हैं और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, और 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो सही आंसर हो गया वो हो गया हमारे पास 20% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बोला गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो 25 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे हम 5 से काट लेते हैं, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20। तो हमारे पास यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। तो हमारे पास जो रेशियो आया है वो 4 और 5 का हमारे पास रेशियो आ गया है। तो हमें यहाँ पे याद कैसे करना है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से कम हो, या ज़्यादा हो, जब भी जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हमें लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं लाभ या हानि, कोस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कोस्ट प्राइस 4 और गुणा 100। तो 4 25 100, तो हमें यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा वह ₹5 कम से बेचता है, यहाँ पे बेचता है होगा ना, बेचता है हो जाएगा, तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन आपके जनरली एसएससी में आपका आता ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हल करना है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं दोस्तों। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस था वो 5 था, जो कोस्ट प्राइस था वो 5 था, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 से 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हुई तो 5 से 6। फिर बोला गया है कि यदि वह 20% कम में खरीदता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, इसका 20% क्या हो जाएगा, 20%। देखिएगा दोस्तों, केवल यहाँ पे माइंड से आपको क्या है करना है कैलकुलेशन, तो आप क्या है इसको जल्दी हल कर पाओगे। तो इसका 20% क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसमें अगर 1 कम करेंगे तो 5 से ये 4 हो जाएगा, 20% कम। फिर बोला गया है तो उसे 25% का लाभ होता है।
तो 4 का 25% का लाभ हुआ, यानी कि 4 से यह 5 हो गया। 25% का लाभ यानी कि 1 का लाभ, 1 का लाभ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखिए, फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर यह इसे 5 रुपये कम से बेचता है तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 1 रेशियो का अंतर आ रहा है। इसको हम बराबर कर देंगे 5 के। तो हमें वह क्रय मूल्य निकालना है, तो हम इससे गुणा कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 25। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जनरली एसएससी एग्ज़ाम में और आरआरबी एनटीपीसी में भी इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 रुपये प्राप्त होता है, 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है कि 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, वो संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो अगर 25% की कमी की जाए तो 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 75 हो जाएगा। तो 75/100, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 225 रुपये, 225 हमें प्राप्त होता है। तो 75 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो हमारा जो x आएगा वो हमारा 300 आ जाएगा। फिर बोला क्या गया है, इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि ये 375 प्राप्त हो। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए, तो कितनी की बढ़ोतरी कर रहे हैं हम, 75 की बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम 300 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा गुणा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3 25 75। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 25%, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पे आ गई। ये भी आपका प्रतिशत का ही, आपका प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर के ही आपका ये क्वेश्चन है। परसेंटेज चैप्टर से आपके एसएससी एमटीएस में लगभग 2 से 3 आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको परसेंटेज चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका सभी चैप्टर का ये बेसिक होता है मैथ्स में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो तथा 32% डाकघर में तथा शेष शेयरों में, तो हमें शेयर धारकों की जो संख्या हमें बतानी है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 60% में बचत करने की आदत पाई गई। फिर तो हम 60% निकाल लेते हैं। तो 2500 का हमारा जो 60% होगा वो हो जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कट गया, 25 का हमारा 150। तो यहाँ पे 1500 में क्या है, आपका बचत करते हैं, 1500 आपके लोग बचत करते हैं। फिर बोला क्या गया है, 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाक घरों में और शेष शेयरों में। तो देखिएगा दोस्तों, जब 30% बैंक में बचत कर रहे हैं और 32% डाकघर में, यानी कि 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया। तो कितने प्रतिशत शेयरों में आपके शेयर में आपके रहेंगे, तो 38% आपका शेयर में जाएंगे। तो यहाँ पे 38% का हम निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 15 120 का 12 और 15 या 45 और 45 और 3 57। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा आपका 570 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। दूध और पानी के ये मिश्रण का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जनरली आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से जो अनुपात है वो 2:1 है
और जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिलाई जाती है तो जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। तो हमें जनरली पानी की जो मात्रा हमें निकालनी है। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारे पास जो वाटर है इसे मैं W से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो दूध है उसको मैं M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो उसका जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी कि टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये इसको हम, और तो ये 3 आपका मिश्रण हो गया, तो हम इसको बराबर कर देंगे 45 के। तो जो हमारा 1 का रेशियो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है, ये जो 30 लीटर है वो हमारा मिल्क है, और जो 15 लीटर है वो हमारा वाटर है। कहाँ से पता चला, हम इसमें हम जब वैल्यू पुट किए तो हमारे पास मिल्क का जो लीटर है, जो मात्रा है वो आ गई, और जो हमारे पास वाटर है उसकी मात्रा आ गई। तो यहाँ पे 30 लीटर दूध की मात्रा आ गई, और जो 15 लीटर है वो हमारी वाटर की मात्रा आ गई। तो देखिएगा दोस्तों, फिर क्या बोला जा रहा है कि फाइनल जो अनुपात है, पानी में कुछ मात्रा मिलाई जाती है, फिर क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो 1:2 कब होगा, यहाँ पे 30 है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 15 है। तो आप ही देखिएगा दोस्तों, जब यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे तो, तो यहाँ पे अनुपात कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका देख सकते हैं, जब यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 2 अनुपात होने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यानी कि हम कितनी मात्रा मिलाए हैं, यहाँ पे हम पानी की कितनी मात्रा मिलाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 45 लीटर यहाँ पे पानी मिलाए हैं, तब हमारा जो अनुपात हुआ है वो 1:2 हुआ है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 45 लीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बिना किसी देरी के आगे की ओर। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो जब भी इस प्रकार से आयु संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा बोला जाता है उसी प्रकार से लिख देते हैं, जिससे क्या है, हमें आगे सॉल्व करने में आसानी होती है। बिल्कुल इसमें सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे मैं पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, हमारी 4 गुनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। फिर बोला क्या गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ 5 वर्ष पहले। जब यहाँ पे हम जब 5 वर्ष पहले पिता की आयु के लिए हम -5 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम पुत्र के लिए -5 करेंगे, क्योंकि जब पिता की आयु 5 वर्ष पहले जाएगी तो पुत्र भी 5 वर्ष पहले ही जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये आपकी 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसको हल करने पर हमें कितना आया, 35 आया। और तो फिर देखिए यहाँ पे हम इसको मैं भी जैसे लिखा है वैसे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन में दिया गया है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिता का बराबर मैं 4, यहाँ पे पुत्र न लिख के मैं 4p लिख देता हूँ दोस्तों। 4p - 5 बराबर 7p - 35। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 3p, और ये यहाँ पे आ गया -5 प्लस इधर जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो p बराबर जो आएगा वो हमारा आएगा 10 आएगा। तो हमारा पुत्र का हमारा जो पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो जो हमारे जो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी वो 10 × 4 बराबर हमारी 40 वर्ष आपकी आ जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 3600 के कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए अनुपात बी बराबर 15:8 और बी अनुपात सी बराबर 7:8। तो ए का अंश हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी आपका रेशियो का क्वेश्चन है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें ए अनुपात बी का रेशियो दिया गया है, फिर बी अनुपात सी का रेशियो दिया गया है। तो हम यहाँ पे ए बी और सी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए तभी हम क्या है, ए का जो पार्ट है, एक उसको कितना रुपया में दिया गया है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। बिना रेशियो निकाले हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 15:8। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, बी अनुपात सी कितना दिया गया है, 7:8 दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों। फिर करना क्या है, यहाँ पे जो 8 है, बगल में 8 है तो हम यहाँ पर भी 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे बगल में 7 है तो हम यहाँ पे भी 7 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या है, रेशियो बन गया। तो हमारा रेशियो बन गया 15 सत्ते 105, 8 सत्ते 56 और 8 8 64। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 5 15 का 5, और 6 5 11, और 11 1 12 का 2, और फिर 1 1 2। तो 225 हमारा जो है रेशियो, जब जोड़े हम इसका कुल योग किए फिर हमारे पास 225 आ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3600 के बराबर कर देते हैं। हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 3600 के हम बराबर कर देते हैं। तो जो हमारा एक रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 3600/225। और मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि हमें ए का रेशियो निकालना है। तो हमारे पास जो ए का रेशियो है वो 105 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आप इसको दोस्तों, इसे अभी हल करें। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको हल कर लेना। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1680 रुपया, हमारा जो सही आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।